आठवां प्रिंसिपल जो है हमारा, ये कहने को तो हम कहते हैं कि पत्री सर ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के लिए 18 प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन ये आर्ट ऑफ राइट लिविंग है हर एक के लिए। सही जीवन जीने का कला और विज्ञान है ये। कोई भी जो स्वस्थ रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, उसे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो हमें जीवन की फालतू झगड़ों से, बीमारियों से, मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। हम उसके लिए दवाइयां खाते हैं, उसके लिए दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन शैली को ठीक करना है, और आज डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि अपनी जीवन शैली को सुधारो। तो पहला प्रिंसिपल एक बार रिकैप कर लें। आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान ये पाली भाषा का शब्द है, लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो हम ब्रेथ मेडिटेशन कहते हैं, सांसों के साथ ध्यान करना। और सांसों का किसी धर्म से, किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ब्रेथ मेडिटेशन कर सकता है। और यही ध्यान दूसरों को सिखाना, सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना, ध्यान संबंधी अनुभवों का आदान प्रदान करना, मौन का अभ्यास करना, गपशप पूर्णतः वर्जित है। गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा की रात का उपयोग करना, ध्यान के लिए पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना। और कल हमने किया दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान ऊर्जा से स्व चिकित्सा करना। और आज का आठवां प्रिंसिपल है मांसाहार, मछली, अंडे का सेवन ना करना, आवश्यकता अनुसार भोजन करना। अब इसमें सर ने हर चीज कवर की है एक ही लाइन में। मांसाहार, मछली और अंडे, इनका सेवन नहीं करना। और अगर हम शाकाहारी हैं तो उसके लिए भी एक उन्होंने साथ में सिद्धांत दे दिया है कि आवश्यकता अनुसार भोजन करना। ये नहीं कि शाकाहारी हैं तो हम खाते ही रहें बस। तो आवश्यकता अनुसार भोजन करना, ईट इन मॉडरेशन। तो दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़नी है, और ध्यान से हमने कल जाना कि कैसे एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करना है। क्योंकि कुछ लोग बीच में ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि कल हमने किया 3 प्रकार के रोग हैं। आहार से संबंधित शारीरिक रोग, व्यवहार से संबंधित मानसिक रोग, और कर्म रोग, उपाधि जिसे कहा जाता है व्याधि आदि उपाधि। शारीरिक, मानसिक और उपाधि यानी जो कभी कभी भूचाल, सुनामी, ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं जिसमें लोगों के परिवार के लोग चले जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं और फिर उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर किसी ने हमें अपशब्द कहे, बुरा बोला, हमारी बुराई की, लेकिन हमने उन शब्दों को लिया नहीं, तो हमें मानसिक रोग नहीं होगा। हमें मानसिक रोग तब होता है जब हम उन शब्दों को ले लेते हैं अपने अंदर, और फिर सारी जिंदगी उनका मंथन करते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, कि किस लिए कहा। 10 लोगों को बताते हैं और अपने आप को तनाव में रखते हैं हर समय। तो सर कहते थे कि 90% जो मानसिक रोग हैं हम खुद बनाते हैं, ये किसी ने नहीं दिए, हम खुद बनाते हैं। वही बातें पुरानी, पीढ़ियों दर पीढ़ियों दुश्मनी, आप देखो घरों में यही सब चलता है, वही लेकर बैठे रहना, छोड़ना नहीं, और फिर उससे खुद का शरीर खराब होता है। तो क्रियामान और संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं, प्रारब्ध कर्म सबको भोगने पड़ते हैं। जैसे लक्ष्य की ओर छोड़ा हुआ बाण बिना लक्ष्य को भेदे वापस नहीं आता, ऐसे ही ज्ञान होने से पहले किए गए जो भी कर्म है, ज्ञान होने के बाद भी उनका फल जो है वो मिले बिना नहीं रहता है, वो भोगना ही पड़ता है। ये जो कर्म रोग हैं, इनका कोई हल नहीं होता है। कर्म रोग भोगने पड़ते हैं, जो प्रारब्ध कर्म है वो हमें भोगने पड़ते हैं। और ये जो प्रारब्ध कर्म है, ये ब्रह्म ज्ञानी पर इसका कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता। आत्मज्ञान जिसे हो जाता है उसके ऊपर भी ये कर्म सिद्धांत लागू होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ कि आप तो इतना ध्यान करते हो, इतना ध्यान प्रचार करते हो, फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है। अभी समझ लो कि वो अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है, अभी वो कर्म बंधन के चक्कर में है, इसीलिए उसे तकलीफ हो रही है, वो उसे भोगना ही है। और 80% अगर मास्टर्स हमें छूट भी दे देते हैं उसमें, तो 20% तो भोगने ही पड़ते हैं। जैसे मैं जब मैं ध्यान में आई और मैं पत्री सर से मिली थोड़े टाइम बाद, तो मैंने ऐसे एक दिन सर से बात की कि मुझे घुटनों की बहुत प्रॉब्लम थी और मुझे डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट के लिए बोला था। अभी मैंने इतना ही बोला तो पत्री सर ने कहा रिप्लेस बिल्कुल नहीं कराना, सर्जरी नहीं कराना, ध्यान से ठीक हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा सर मैं तो ऑर्थोस्कोपी करा चुकी हूँ,
तो उन्होंने कहा कि अब जो आपने छेड़ाखानी की है शरीर के साथ उतना बच जाएगा, बाकी आपका ठीक हो जाएगा ध्यान से। वो उतना बचा है वो, क्योंकि मैंने उस उसको समझ नहीं थी उस समय, पता नहीं था, ध्यान में आई नहीं थी, तो मैंने डॉक्टर के कहने से ऑर्थोस्कोपी करा ली। आज जो मुझे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उसकी वजह से होती है, और बाकी ध्यान प्रचार करती हूँ। तो इसलिए वो जो कर्म का जो फल है उसका असर कम हो जाता है। इसके लिए सर एक उदाहरण देते थे, जैसे मान लो कि किसी ने मर्डर कर दिया, किसी का खून कर दिया किसी का, या बहुत कोई ऐसा क्रिमिनल काम कर दिया और उसे जेल हो गई, और वहां जाके उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि वो उसकी नेचर में नहीं था ये सब करना, हो गया उससे आवेश में आके हो गया। अब वहां जाके उसे बड़ा पश्चाताप लगता है कि ये मेरे से क्यों हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और वो वहां पर बिल्कुल सही व्यवहार करता है, अच्छे से रहता है, सब अपना पश्चाताप करता है, सब ठीक ठाक से रहता है। तो फिर कई बार कैदियों का व्यवहार देख के, अगर उसे 18 साल की कैद है या 20 साल की कैद है, तो उसे 10-12 साल में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि इसने आदतन नहीं किया है, इससे हो गया आवेश में, और ये उसके लिए पश्चाताप कर रहा है। तो इस तरह जब हम अपने आप को सुधारते हैं और इस मार्ग पर चलते हैं, ध्यान प्रचार करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो वो जो कर्म भोग है उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल चला नहीं जाता है। तो इसलिए अब हमें अगला जो सिद्धांत है, 8वां, मांसाहार मछली अंडे का सेवन नहीं करना है और आवश्यकता अनुसार भोजन करना है। अब इसमें जो चीज है कि नॉन वेज फूड तो बिल्कुल मना ही है, और क्यों मना है आजकल बहुत रिसर्च है, सभी जानते हैं, उस पे ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगी। और लोग ये बड़ा देते हैं कि अंडा तो वेजिटेरियन है, अंडे अंडे को तो खा लेते हैं लोग कि ये तो वेजिटेरियन है। तो वो तो पेड़ों पे नहीं उगते हैं, वनस्पति जगत से नहीं आते हैं। तो अगर अंडे को थोड़े दिन रख दिया जाए, इस पे जापान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च की है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो अगर उन्हें उतनी जो वार्मथ है, जो जिसका भी अंडा होता है, जिस भी पक्षी का, वो जितनी वार्मथ उस अंडे को देता है, अगर उसी टेम्परेचर पे अंडे को 7 दिन रखा जाए, तो वो अंडे से वो उसका बच्चा निकल जाता है। तो ये उन्होंने कहा है कि आप ये मत समझो कि अंडा शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी नहीं है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिसर्च पेपर है कि अंडा शाकाहारी नहीं है। हम अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उससे बदला नहीं जा सकता। और पत्री सर ने जिन चीजों के लिए स्पेशली स्ट्रिक्टली मना किया है, वो है नॉन वेज नहीं खाना है। और ऐसा भी नहीं कहा कि अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो आप ध्यान नहीं कर सकते हो, वो कहते ध्यान करो, अपने आप छूट जाएगा। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, आपकी कॉन्शियसनेस जागेगी, अपने आप आपसे नॉन वेज छूट जाएगा। और ऐसे बहुत मास्टर हैं जिन्होंने नॉन वेज बाद में छोड़ा, ध्यान पहले किया। तो आप ध्यान शुरू करोगे, आपकी चेतना का विस्तार होगा, तो नॉनवेज ऑटोमेटिकली आपसे छूट जाएगा। और दूसरा जो सर ने कहा कि लहसुन नहीं खाना, इस पर बहुत चर्चा होती है, बहुत विवाद होता है, संतों के पास लोग अपना प्रश्न लेके जाते हैं कि क्यों नहीं खाना है। और जहां तक मैंने जाना है, समझा है, हर एक संत मना ही करता है। हम जिन हमारे जो गुरु थे, जिनको हम पहले मानते थे, तो उन्होंने भी स्पेशली गार्लिक मना किया था। मेरी दादी जैसे ब्रह्मज्ञानी थी, तो कभी भी हमारे घर में गार्लिक नहीं आता था, हमने देखा ही नहीं था बचपन से लेके, कभी गार्लिक आया ही नहीं घर में। तो जो हमारे गुरु जी थे उनके साथ ऐसे बहुत लोग जुड़े हुए थे। और एक जो आते थे दूर से, जो मतलब संगत करने आते थे, उनके रिश्तेदार नहीं थे हमारे, संगत करने आते थे, जैसे चाचा जी के दोस्त थे, तो उनको पता चला कि ये संत हैं, तो वो संगत करने आ जाते थे। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो संगत करके घर जाते हैं, और यहाँ से तो बड़े खुश जाते हैं, लेकिन घर जाके वापस वही नेगेटिव बातें, वही नेगेटिव चीजें, और उदासी आ जाना, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। फिर आते हैं, फिर संगत करते हैं, फिर यहाँ से ठीक होके जाते हैं, घर जाते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। फिर काफी दिन तक ये सब चलता रहा। तो जब गुरुजी को पता चला, तो वो बिलासपुर रहते थे, तो उन्होंने उनको वहां बुलाया कि क्या बात है, यहाँ से ठीक होके जाता है, फिर घर जाके क्या हो जाता है। वहां बुलाया, वहां भी वो रहे 1 हफ्ता, वहां बिल्कुल ठीक ठाक रहे। और फिर दिल्ली वापस आए, वापस आके फिर वही हाल। तो वो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तो जब फिर कुछ समय बाद गुरुजी दिल्ली आए,
तो उन्होंने कहा कि आपका क्या हाल है, तो कहने लगे मेरा तो वही हाल है, वही नेगेटिव विचार आते हैं, अलग अलग तरह की गंदी गंदी बातें मन में आती हैं, और समझ नहीं आ रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है पाठ पूजा में, और मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, और उदासी बहुत आ गई है, ऐसे लगता है कि इससे अच्छा बंदा मर जाए, तो ऐसे विचार आते हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा कि आप अकेले आना, क्योंकि वहां से वो अपने दोस्तों को लेके आते थे उनकी गाड़ी में, वो भी सत्संग करते थे, तो उन्होंने कहा आज आप अकेले आना, तो वो अकेले आए। और वहां पर उन्होंने कहा कि आंखें बंद करके बैठो घर में, तो जब बैठे उनके सामने आके, तो उन्होंने तब देखा कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ी देर जब वो बैठे उनके सामने आंखें बंद करके, और फिर जब उन्होंने आंखें खोली और उनको कहा कि आप एक बात बताओ, आपके अंदर तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई हमें कि कोई नेगेटिव चीज है, कोई नेगेटिव एनर्जी, वो तो नजर नहीं आई है, लेकिन हमें ये पता चला है कि आप गार्लिक बहुत खाते हो। तो उन्होंने कहा हाँ, गार्लिक तो बहुत खाते हैं, तो हमारे घर में तो बहुत गार्लिक चलता है, लंच में भी हर चीज में गार्लिक डलता है, डिनर में भी डलता है। तो क्या होता है, यहाँ से ठीक होके जाते हैं, अच्छी हाई स्पिरिट में जाते हैं, और जैसे ही खाना खाते हैं फिर वापस वहीं चले जाते हैं, तो वही भावनाएं फिर से जागृत हो जाती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल गार्लिक घर से बाहर निकाल दो, फेंक दो जितना पड़ा है, गार्लिक नहीं खाना है, गार्लिक से ही ये सारी चीजें खराब हो रही हैं। तो फिर उन्होंने जितने भी जुड़े हुए थे लोग, सबको एक एक को बुला के समझाया कि जो जो लोग गार्लिक खा रहे हो या गार्लिक यूज कर रहे हो, किसी भी तरह से थोड़ा भी नहीं यूज करना है। जहर तो जहर ही है, चाहे आप एक बूंद खाओ चाहे आप 10 बूंद खाओ, वो जहर तो जहर ही है। तो इसलिए तो जब पत्री उनके जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा, तो हमने सोचा कुछ नहीं होता ऐसे, ये तो कहानियां हैं, हमने खाना शुरू कर दिया। और जब पत्री जी के पास आई, तो यहाँ बिल्कुल पत्री जी को अगर मान लो ट्रैवलिंग में किसी ने अगर चिप्स का पैकेट भी दिया, कई बार फॉरेन ट्रेवल्स में जाते थे, फ्लाइट लेट हो जाती थी, तो चिप्स के पैकेट खरीद के देते थे सर को कि सर खा लो, तो वो खुद चश्मा लगा के देखते थे कि इसमें गार्लिक तो नहीं है। तो वो अगर गार्लिक होता था तो वो भूखे रह जाते थे, खाते नहीं थे। तो फिर तब धीरे धीरे ये चीज समझ में आई कि क्या होता है गार्लिक खाने से। तो धीरे धीरे सर से समझा, तो फिर उस प्रिंसिपल को फॉलो किया कि नो गार्लिक। फिर याद आ गया कि दादी बिल्कुल घर में नहीं लाती थी, नहीं होता था, गुरुजी ने भी मना किया था। फिर वापस उसी ट्रैक पे वापस आ गई। तो हम जब अपनी मन मर्जी करते हैं तो जस्टिफिकेशन देते हैं, कह रहे कुछ नहीं होता, ये तो कहने की बातें हैं, हम कोई इतनी साधना थोड़ी कर रहे हैं कि गार्लिक हमारी साधना खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा होता है। फिर सर ने दूसरी चीज बताई, मशरूम नहीं खाना है। मशरूम का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, वो ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, वो फ्रूट नहीं है, वो फंगस से पैदा होती है। तो फंगस से पैदा होती है तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा नहीं है, वो पचने के लिए हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा को ले लेती है, सोख लेती है, और हम ड्रेन हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें मशरूम से बहुत ताकत मिल रही है, तो ताकत नहीं मिलती है। और इसलिए सर ने स्पेशली मशरूम्स मना किए हैं खाने के लिए। पहले मैं बहुत खाती थी, लेकिन फिर सर से सुनने के बाद मैंने बंद कर दिया। माइक्रोवेव का यूज नहीं करना, हर घर में माइक्रोवेव है, और माइक्रोवेव बनाने वाली जो जापान की कंपनीज हैं उन्होंने बंद कर दिया माइक्रोवेव यूज करना, लेकिन हम अभी भी यूज कर रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इसकी रेडिएशन हमारे शरीर के डेलिकेट सेल्स को कितना डैमेज करती है, खत्म कर देती है। और जो खाना हम इसके अंदर गर्म करके खाते हैं या बना के खाते हैं, वो खाना ऐसा है जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ने का रस निकाल लिया और जो पीछे उसका फोक बच जाता है, तो हम वो खा रहे हैं। क्योंकि जो ये रेडिएशन है हाई, वो उस खाने की प्राण ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, सोख लेती है, और हम बचा हुआ जो भी समझो फोक खा रहे हैं, तो वो हमें एनर्जी क्या देगा, वो तो हमारे अंदर की एनर्जी को और ले लेगा पचने के लिए। तो इसलिए माइक्रोवेव यूज नहीं करना है। अगर आपको कुछ चीज बनानी है, यूज करना है, तो आप ओटीजी यूज कर सकते हो, लेकिन माइक्रोवेव नहीं। तो कभी माइक्रोवेव में कोई गर्म करता था या बनाता था, तो सर कभी नहीं खाते थे, माइक्रोवेव यूज नहीं करते थे। और स्पेशली जब मैं सर के साथ ट्रेवल करती थी तो पहले ही बता देती थी कि माइक्रोवेव यूज नहीं करना है खाने में। स्टेल फूड जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है, बासी खाना, आजकल फ्रिज है, रखो और गर्म करो और खाओ। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो, हमारे जो दादी नानी के टाइम पे फ्रिज नहीं होते थे, तो हम नाप के, हमें पता होता था कि कितना आटा गूंदना है, उतना ही आटा गूंदते थे हम। और अगर रोटी बच जाती थी या आटा बचता था, तो आटा नहीं रखते थे, रोटी बना के रख देते थे। कहते जो बासी रोटी होती है वो ज्यादा
ताकत देती है। तो बुजुर्ग जो होते थे वो रात, पहले जमाने में अगर आपको कुछ याद हो, बचपन में देखा हो, तो सुबह सुबह वो बासी रोटी के साथ मक्खन के साथ खाते थे। बच्चों को भी दी जाती थी शक्कर डाल के, बासी रोटी मक्खन के साथ दी जाती थी या दही के साथ दी जाती थी। तो स्टेल फूड बिल्कुल वो नहीं खाते थे, क्योंकि फ्रिज तो होते नहीं थे। और दूध भी जैसे होता था तो दूध को वो कहाँ रखते थे, दूध को वो बॉयल करते थे और बॉयल करके उसे एक दिन चलाते थे, क्योंकि फ्रिज तो होते नहीं थे। तो इसीलिए कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि हम खाने को बना के रख दें और फिर उसको अगले दिन यूज करें। तो हमेशा ताजा ही खाना बनता था, ताजा ही खाते थे और स्वस्थ रहते थे। और जब से ये फ्रिज और ये सब फैसिलिटीज हमें मिल गई हैं, तो तब से हम बीमार हो गए हैं ज्यादा, क्योंकि बासी खाना खाते हैं, आलस करते हैं, एक ही बार आटा गूंद के रख देते हैं फ्रिज में, एक दिन का, 2 दिन का, फिर उसी को खाते रहते हैं। आज अगर आप गूगल पे रिसर्च पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में फ्रिज नहीं है, या वो फ्रिज यूज करते हैं तो वो सब्जियां और फल रखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसमें खाना रखते नहीं है और गर्म करके खाना खाते नहीं है रखा हुआ। ये चीजें लगती तो बहुत छोटी हैं, अरे हम तो सुख के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सुख की आड़ में जो दुख छिपे हुए हैं आज हमें वो समझ ही नहीं आ रहे। आज जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि जो ये गैस फ्रिज की है, जो ये खाने के अंदर चली जाती है, फिर उस खाने को निकाल के रूम टेम्परेचर पर भी हम नहीं लाते, फटाफट फ्रिज से निकाला, उस पे गैस पे चढ़ा दिया या माइक्रोवेव में डाल दिया गर्म करने के लिए। अब जो उसकी गैस है, माइक्रोवेव की जो रेडिएशन है या गैस की जो फ्लेम है, उससे जो गैस रिलीज होती है वो उसके अंदर चली जाती है, और इसीलिए आज कैंसर इतना बढ़ गया है। ये गैसेस जो हैं ये कैंसर पैदा करती हैं शरीर के अंदर। और जिन लोगों को आदत है गैस के ऊपर रोटी डायरेक्टली सेक के खाने की, तो ये भी जो आज डॉक्टर्स हैं वो मना कर रहे हैं कि सीधी जो गैस है वो आपके खाने के अंदर चली जाती है डायरेक्टली जब आप तवे से उतार के रोटी को सेकते हो। पहले लोग क्या है, जो गोबर के उपले होते थे या लकड़ियां होती थी उन पे सेकते थे। अब वो सिस्टम तो खत्म हो गया, तो हमने आदतें वही रखी, हम गैस पे सेकना शुरू कर दिया। लेकिन उस गैस से जो रोटी के अंदर गैस जा रही है डायरेक्टली, वो हमारे पेट में जा रही है। और धीरे धीरे जैसे हम स्लो पॉइजन ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें हमारी हेल्थ को खराब कर रही हैं। आज आप देखो कि पहला थोड़ा सा, जैसे दादी नानी या मम्मी को भी देखो, अगर नीचे बैठ के काम करते थे, हाथों से कपड़े धोते थे, झाड़ू पोछा खुद करते थे, बर्तन खुद करते थे, कहाँ मेड्स होती थी। आज सारा काम मेड्स करती हैं तो भी हमसे उठा बैठा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ताकत ही नहीं है, हमारे खाने में ताकत नहीं है। अभी तो आपने देखा कि न्यूज में ये सब यूट्यूब पे इतना आया कि जो हम बाजार से मसाले ला रहे हैं, एवरेस्ट के, किचन किंग के, एमडीएच के, सारे मसाले जो हैं वो पकड़े गए हैं। कितने मसाले जिनमें ऐसे केमिकल हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। तो पहले कौन ऐसी चीजें इस्तेमाल करता था, घर में ही कूटे जाते थे मसाले। आज तो हम ऑर्डर करते हैं, आटा आ जाता है घर में, जो चीज है घर में आ जाती है। वो कैसी गेहूं का आटा है कैसा नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम आराम देख रहे हैं कि हमें तकलीफ ना हो। पहले अगर देखो तो पापड़ और ये सब चीजें घर में बनाते थे लोग, सेमिया, ये सब जो घर में इस्तेमाल करने वाली चीजें होती थी। लेकिन आज हम सब रेडीमेड खाते हैं। अब वो हमें क्या खिला रहे हैं, हम खाए जा रहे हैं। और आज हमारे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है। और अगर आने वाली जनरेशन जो हमारी नेक्स्ट है, बच्चों को देखो, जितना हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं वो उतना भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ब्लिंकिट से मंगा लो, पिज्जा हट से मंगा लो, डोमिनो से मंगा लो, ऑर्डर करो आ जाएगा। वो चल के मार्केट जाना ही नहीं चाहते हैं, गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, तो बस एसी में, हीटर में रहना चाहते हैं। तो शरीर भी वैसे ही बन गए हैं। तो शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज ही नहीं होते, क्योंकि पसीना नहीं आता, टॉक्सिन रिलीज नहीं होते। बॉडी का जो टेम्परेचर एक नॉर्मल है उसको हमने बिगाड़ दिया है। गर्मी सर्दी सहने लायक बॉडी को छोड़ा ही नहीं है, तो इसीलिए इतनी बीमारियां आ गई हैं। तो हमें इन चीजों का परहेज करना है और जस्टिफिकेशन नहीं देना, अरे बच जाएगा तो कैसे फेंक देंगे, बच जाएगा। अब क्या करते हैं, हम फ्रिज में रख लेते हैं और एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन काम वाली को दे देते हैं, वो और बड़ा कर्मा क्रिएट करते हैं। जो हम चीज नहीं खा रहे हैं वो दूसरों को खिला रहे हैं, तो कल को वही वापस आएगा, तो आपको भी वही खाना पड़ेगा वापसी में। तो इसीलिए मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक ही बात समझाई कि कभी भी किसी को वो चीज नहीं देना जो आपने नहीं खानी है। आपने खानी है वही चीज दूसरे को देना, जो आपने नहीं खानी है वो दूसरे को कभी मत देना। अगर आपको काम वाली को देना है, सब्जी बच गई है,
तो उसी दिन ताजी ही दे दो उसे। उसे 2 दिन 3 दिन बासी करके फिर उसको देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत यही कहता है यूनिवर्स में जो आप देते हो वही वापस आता है। तो कभी भी पत्री सर जब आते थे दिल्ली तो मैंने देखा है, तो एक बार एक मैडम के घर में 250 लोगों का खाना था प्रोग्राम के बाद, तो वहां पर बहुत सारा खाना बच गया था। तो रात को अब जहां पत्री सर ठहरे हुए थे शास्त्री सर के घर में, वो वहां से डिब्बे भर के यहाँ पर ले आई खाना, कि ये खाना बहुत बच गया है, रात को सभी यही खा लेंगे और पत्री सर के लिए फ्रेश खाना बना देंगे। तो हमें तो अच्छा लगता है ना, सही बात है, पत्री सर के लिए फ्रेश खाना बना देंगे, बाकी सबका तो ये दोपहर का खाना आ ही गया। तो जैसे ही पत्री सर किचन में आए तो उन्होंने बोला खाने में क्या बनाना है, वो खुद आके देखते थे क्या क्या बनेगा और खुद बनाते थे। तो मैडम ने बोला कि सबके लिए खाना आ गया, सिर्फ आप ही के लिए बनाना है। उन्होंने कहा सबके लिए खाना कहाँ से आ गया? तो मैडम ने बोला वो दोपहर का जो खाना था वो मैडम लेके आई है, तो वो सब वही यही खा लेंगे, आपको जो खाना है वो बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ये खाना जाके किसी गरीबों को दे के आओ, कोई ये खाना नहीं खाएगा बिल्कुल भी, चाहे वो कितना ही टेस्टी है, नहीं खाएंगे, सबके लिए फ्रेश खाना बनेगा। और फिर सबके लिए फ्रेश खाना बना। तो कभी वो जो खुद नहीं खाते थे वो दूसरों को भी खाने नहीं देते थे, मना कर देते थे। तो कुछ तो राज होगा ना। तो अगर आप कॉमन सेंस की बात देखो कि मिनरल किंगडम में जो लाइफ एनर्जी है वो बहुत कम है, डॉर्मेंट टाइप है, क्योंकि वो बढ़ते नहीं है, पत्थर पत्थर ही रहता है, उनकी बढ़ने की स्पीड इतनी कम है कि आप नोटिस भी नहीं कर सकते हो। लेकिन मिनरल किंगडम के बाद प्लांट किंगडम आती है, प्लांट किंगडम की ग्रोथ है, हमें दिखाई देती है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है एनिमल किंगडम, उनकी ग्रोथ और ज्यादा है, उनमें मन भी, लोअर माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो इमोशंस को भी समझने लग जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं। और फिर ह्यूमन किंगडम आता है, इनकी जो एनर्जी है, जो ग्रोथ है वो और ज्यादा फास्ट है। तो मिनरल किंगडम से जैसे हम घर बनाते हैं तो जो सीमेंट है, मसाला बनता है जिससे घर बनता है, सीमेंट रोड़ी बदरपुर मिला के, अब जब वो मसाला इस्तेमाल हो जाता है तो वो पक्का इस्तेमाल हो गया। लेकिन जो मसाला कभी मिस्त्री से ज्यादा बन जाए और वो बच जाए और वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो कहता है इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, ये वेस्ट हो गया, आप अगले दिन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि उसमें लाइफ एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए वो डेड हो गया, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। इसी तरह जो प्लांट किंगडम है उनका भी एक लेवल तक स्ट्रेंथ रहती है, उसमें लाइफ फोर्स रहती है। जब आपने उसे एक बार कुक कर लिया, इसे कहते, इसीलिए कहते ताजी सब्जियां लो, ताजी सब्जियां बनाओ। जब आपने 4 दिन 6 दिन फ्रिज में रखा तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ एनर्जी बहुत कम हो गई। फिर उसमें आपने कुक किया, कुक करके आपने खाना बनाया, फिर उस खाने को 2 दिन फ्रिज में रखा तो उसमें तो एनर्जी है ही नहीं अब। आयुर्वेद ये कहता है कि आपको 48 मिनट के अंदर बना हुआ खाना खा लेना चाहिए। अगर आप 48 मिनट के बाद खाते हो तो वो खाना आपको एनर्जी देता नहीं है, आपकी बॉडी से वो खाना एनर्जी ले लेता है। तो हम सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम दवाइयां तो खा लेते हैं लेकिन जो हमें परहेज करना चाहिए वो परहेज हम नहीं करते हैं। तो गार्लिक के लिए मैं आज बात करूंगी, क्योंकि नॉनवेज पे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, सबको मालूम है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। गार्लिक के लिए लोग बहुत बहस करते हैं, तो बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, इसमें ये बताया गया है सनातन धर्म में कि गार्लिक और अनियन जो है ये राक्षस के हड्डी से और खून से पैदा हुआ है, और जब आप ये खाते हो तो आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, आपके जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। और ये सबने स्टोरी सुनी हुई है कि राहु ने अमृत पी लिया था भेष बदल के, तो मोहिनी अवतार में विष्णु भगवान जी ने उनका उसका सिर काट दिया था, तो उसका जो सिर गिरा तो उसी से ये लहसुन और प्याज बना। लेकिन क्योंकि उसके अंदर कुछ बूंदे अमृत की चली गई थी तो इसमें, इसलिए इस लहसुन और प्याज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ गई। तो आयुर्वेदा कहता है कि जब आप लहसुन का इस्तेमाल करते हो, लोग आयुर्वेद की बहुत दुहाई देते हैं ना कि आयुर्वेद में कहा गया लहसुन खाओ, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसने सही मायने में आयुर्वेद को समझा है, पढ़ा है, उस पे पीएचडी की है, तो वो बताएगा आपको कि मना है आयुर्वेद में लहसुन, कि ये अज्ञानता के कारण हम खा रहे हैं, इससे हमारे अंदर काम वासना भड़कती है।
इसलिए जो ध्यान करने वाले होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, ताओइस्ट होते हैं, ताओइज्म होता है, वो इन चीजों को, जो भी साधना करने वाले, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये उनके अंदर नकारात्मक भावनाओं को भड़काता है और ये हमें नीचे के चक्रों की ओर खींच कर ले जाता है। हमें, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ऊपर की ओर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा खाना ठीक नहीं होता, हम खाने में लहसुन और प्याज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एनर्जी हमें नीचे ले जाती है। हमें नीचे के चक्रों में ही हमारी एनर्जी ट्रैप रहती है और हम आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाते। ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, लेकिन फिर नीचे के नीचे ही एनर्जी रह जाती है, वो एनर्जी ऊपर उठती नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये स्टडी है जो मैंने, डॉक्यूमेंटेड है, गूगल पे, वहां से ली है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई और उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो गार्लिक है वो ब्लड, जो ब्रेन के सेल्स हैं उनके लिए पॉइजन का काम करता है, स्लो पॉइजन का। ये ब्रेन की जो वेव्स हैं उनको बहुत स्लो कर देता है। और ये लगातार जो सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स होते हैं, उसका भी कारण गार्लिक है। आजकल आप देखो ये सारी चीजें हो रही हैं सोसाइटी में, इरिटेशन, एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट, अटेंशन डिसऑर्डर। आज हम 10 मिनट का वीडियो भी ध्यान से नहीं देख सकते हैं, आज हमें 1 मिनट का शॉर्ट चाहिए। अगर हम वीडियो देखते हैं, हम उसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। और ये जो स्पीच उन्होंने दी है रिसर्च के बाद, उन्होंने लिखा है द रीजन गार्लिक इज सो टॉक्सिक, कि इसका रीजन है गार्लिक इतना टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि इसके जो अंदर कुछ केमिकल हैं, सल्फन, हाइड्रोक्सिलाइन, ये हमारे ब्लड के जो ब्रेन के सेल्स हैं, जो उनको एक तरह का स्लो पॉइजन देता है और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो है वो कम हो जाती है। और उन्होंने कहा कि मैंने ये खोज में पाया है, उनका नाम भी दिया गया यहाँ पर, बॉब बेक डीएससी। उन्होंने कहा कि ईईजी जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें हमने ये पाया है कि जो लोग गार्लिक का सेवन करते हैं, उनके ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। और उन्होंने ये केस स्टडी बताई कि जब वो हेलेंस ग्रुप के साथ 1950s में पायलट के पायलट्स के टेस्ट होते हैं पहले, फ्लाइट से पहले, तो वो जब वो इंजीनियर थे, जब वो उनके साथ काम कर रहे थे उस डॉग के साथ, तो जो फ्लाइट सर्जन आता था हर महीने, वो बार बार ये पायलट्स को याद कराता था कि फ्लाइट उड़ाने से 72 घंटे पहले गार्लिक को टच भी नहीं करना। Don't you dare touch any garlic 72 hours before you fly one of our airplanes, because it will double or triple your reaction time. You are 3 times slower than normal if you had consumed a few drops of garlic. अगर आपने गार्लिक 72 घंटे पहले कंज्यूम किया है फ्लाइट उड़ाने से, तो वो कहते थे कि ये आपके ब्रेन के डिसीजन लेने की पावर को 2-3 गुना कम कर देता है। और जो इमीडिएटली कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है फ्लाइट में, तो कितने लोगों की जान को खतरा हो जाता है। तो वो इसीलिए वो हर महीने टेस्ट करते थे और आके उन्हें बताते थे कि हमारा एयरप्लेन उड़ाने से पहले 72 घंटे आपको गार्लिक को टच भी नहीं करना है, लेना तो दूर की बात है। बहुत सारे लोग, जैसे हम सुनते ही हैं कि गार्लिक बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये सब चीजें करते हैं, तो वो कहते हैं कि उनका ज्ञान उस माँ के बराबर है जो पहले, आज से कुछ समय पहले, एक शताब्दी पहले, अपने बच्चों को मॉर्फिन सल्फेट देकर सुला देती थी, कि बच्चा सो नहीं रहा तो मॉर्फिन सल्फेट देके बच्चों को सुला दिया जाता था, तो धीरे धीरे उनकी ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं आज भी, जहां माँ जो होती है वो अपने सुख के लिए बच्चे को कोई दवाई नींद की दे देती है, या कोई दे के सुला देती है। केस मैंने भी देखा कि वो बचपन में बच्चे को थोड़ी सी अफीम चटा देते थे तो वो बच्चा सो जाता था, लेकिन उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ। वो उसकी प्रिकॉशंस बाद में पता चलते हैं, उस समय तो बच्चा सो गया, लेकिन बाद में उसका पता चलता है कि उसका मंद बुद्धि ही रह गया वो। तो वो ये कहते हैं कि अगर हेडेक हो रहे हैं, अटेंशन डेफिशिएट और डिसऑर्डर हैं,
तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये गार्लिक का ही इफेक्ट है। ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को ब्लॉक कर देता है। जो हमें क्रिएटिव आइडियाज आने चाहिए, जो सोच होनी चाहिए जैसी, वैसी नहीं रहती है। तो वो कहते हैं कि खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट करो, किसी के कहने से नहीं, कि आप खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो कि कुछ दिन गार्लिक छोड़ दो, या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एक्सपेरिमेंट करो कि कुछ दिन गार्लिक छोड़ दो, और फिर देखो कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद फिर गार्लिक खाना शुरू करो, फिर देखो कुछ हफ्तों बाद, 3 हफ्ते बाद आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो वो कहते हैं कि वो लोग जरूर आपको ये बताएंगे कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी प्रॉब्लम की जड़ गार्लिक है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और ये मैंने अपने घर में देखा, मेरी मदर को बहुत एलर्जी होती थी, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, उनके हाथ पांव बहुत सर्दी में भी फूल जाते थे और खून निकलने लग जाता था। तो क्योंकि वो, अभी हम तो नहीं यूज करते थे पहले, पर मदर कभी कभी गार्लिक यूज करती थी। उनको कहा कि नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, पापा को हार्ट के लिए देना चाहिए, सब तो उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, वही अज्ञानता के कारण। तो उससे उनका जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उनको एलर्जी होती थी, हीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, मम्मी पापा दोनों से, और बहुत सारे उनको कॉम्प्लिकेशंस होते थे। जब मैं पत्री सर से ये सीखा कि गार्लिक नहीं यूज करना है, तो मैंने उन्हें कहा कि गार्लिक बंद कर दो, क्योंकि आप गार्लिक यूज करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मेरी वजह से उन्हें गार्लिक बंद करना पड़ा। और 3 महीने बाद जब वेदर चेंज हुआ तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। ना उन्हें पहले की तरह गर्मी लगती थी मदर फादर को, ना पहले की तरह उनके हाथ पांव में स्वेलिंग होती थी, ना उन्हें पहले की तरह जो एलर्जी होती थी वो भी नहीं होती थी। तो सडनली मैंने नोटिस किया और उन्हें कहा कि देखो, गार्लिक छोड़ने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो ये जो आर्टिकल लिया है मैंने, ये आर्टिकल डॉक्टर रॉबर्ट सी बेक का है, डीएससी गिवन एट द होल लाइफ एक्सपो सेटल WA USA इन मार्च 1996, नेक्सस मैगजीन। ये वहां पे ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। लेकिन ऐसी रिसर्च हम तक पहुंचती ही नहीं है, हमें यही बताया जाता है खाने से बहुत अच्छा हो जाएगा। पाश्चात्य जो आजकल अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, जहां वो हमें ये बता रहे हैं कि गार्लिक बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक है, लेकिन वो हमें ये नहीं बता रहे कि जहां ये बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को मारता है, साथ ही साथ गुड बैक्टीरिया को भी मार डालता है। और अगर आप लगातार इसका सेवन करते हो कुछ हफ्तों तक, तो आपको एनीमिया हो सकता है। ये आपके बॉडी के रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं। तो इसलिए इसकी वजह से हमें जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। और इसकी जो स्मेल है वो दिल में, दिमाग में, हृदय में, हार्ट में घुस जाती है, और इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम में जो ब्लड जाता है हमारा, उसके रूट को ब्लॉक कर देती है, और हमारे सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। ये तो हो गई साइंटिफिक रिसर्च। अब इसका हमारे आध्यात्मिकता में क्या असर होता है, कि ये हमारे फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के कनेक्शन को वीक कर देता है। जैसे आपने ध्यान किया, आप ऊपर उठे, आपने खाया खाना, उसमें गार्लिक था, आप नीचे आ गए। तो ऐसा ही हम ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे मैंने अभी अपने अंकल का एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। तो फिजिकल बॉडी जो है वो खाली हाथी की पूंछ है। फिजिकल बॉडी ये दिखाती है कि अंदर के बॉडी में क्या चल रहा है। और अंदर बॉडी कौन सी है? फिजिकल बॉडी के साथ अटैच्ड बॉडी है हमारी प्राणमय कोश, और उसके बाद आता है मनोमय कोश, उसके बाद आता है कारण शरीर। तो ये जो इमीडिएट फिजिकल बॉडी के टच में हमारी प्राणमय कोश है, जो प्राण शरीर है, इसका और फिजिकल बॉडी का और मेंटल बॉडी का, क्योंकि ये प्राणमय कोश बीच में है, एक तरफ फिजिकल बॉडी है, एक तरफ मेंटल बॉडी है, तो इनका कनेक्शन वीक हो जाता है। जहां आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, सज्जन संगत सुनते हो, यहाँ से उठे, कुछ ऐसी चीज खा ली, बाजार से मंगा के खा ली, और उसमें गार्लिक था, तो आपको वो जो आपकी समझ बूझ बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ती है। वापिस आप जहां से चले थे जीरो पे, वहीं पे आ जाते हो। तो ये हमारे फिजिकल बॉडी का एस्ट्रल बॉडी के साथ जो कनेक्शन है उसे वीक कर देता है। और आध्यात्मिक जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको खाली शरीर के स्तर पर जीना है कि मैं कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो आप खाओ। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आपको अपने
मेंटर की बात माननी ही होगी कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना। ये राजसिक फूड है, ये हमारे अंदर वो वृत्तियों को भड़काता है और हमारे बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ये इट क्रिएट्स मेंटल फॉग। जैसे इसीलिए पायलट्स को मना किया जाता है पहले खाने के लिए कि पहले आपको टच नहीं करना है 72 आवर्स गार्लिक, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में मिन नैनो सेकंड में उन्हें फैसला करना होता है कि क्या करना है अब, क्योंकि उनके साथ इतने लोगों की जान है जुड़ी हुई। जो भी पैसेंजर बैठे हैं, उनकी एक गलती से सबकी जान जा सकती है। तो उनको अगर गार्लिक उन्होंने खाया हुआ है तो ये मेंटल फॉग क्रिएट करता है, डिसीजन लेने की पावर को 2 और 3 टाइम्स स्लो कर देता है। जैसे आपके दिमाग को किसी ने हाईजैक कर लिया, इमीडिएटली आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ये मेंटल फॉग क्रिएट करता है। और ये नेगेटिविटी तो बढ़ाता ही है, लेकिन डॉक्टर हमें ये बातें नहीं बताते। वो हमें कहते हैं कि खाते रहो और से आपकी कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इससे नुकसान कितना होगा ये कोई नहीं बताता है। और हमें अगर आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ना है तो हमें स्पिरिचुअल डॉक्टर की सुननी है, ना कि फिजिकल डॉक्टर की। तो स्पिरिचुअल डॉक्टर सभी कहते हैं नहीं खाना चाहिए। आज आप यूट्यूब पे प्रेमानंद जी को सुनते हो, वो भी कहते हैं नहीं खाना चाहिए। और अगर ये इतना ही शुद्ध भोजन है और इसमें इतना अमृत के समान है ये, तो फिर आप नवरात्रि में क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि सुर और असुर शक्तियों का कोई जोड़ ही नहीं है, उनकी हमेशा से उनका युद्ध चलता रहता है। तो इसीलिए नवरात्रि में नहीं खाते। तो जो चीज नवरात्रि में सही नहीं है वो नवरात्रि के बाद अचानक से सही कैसे हो जाएगी? जो सही नहीं है वो सही नहीं है। आप यहीं से कॉमन सेंस की बात है, जब सुर और असुर शक्तियों का टकराव ही है हर समय, तो आपने 9 दिन तो छोड़ दिया और उसके बाद फिर खाना शुरू कर दिया, तो वो टकराव तो भीतर रह गई। इसीलिए हमारे भीतर की भावनाएं जो होती हैं वो बदल जाती हैं, और हम जो करना चाहते हैं वो हमसे होता नहीं है, वो हम कर नहीं पाते हैं। और यहाँ मैंने गुरबानी से भी लिया है, एक गुरु नानक देव जी की बानी है ये। वो कहते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं अगर वो भोजन सही नहीं है, या उन्होंने गार्लिक नहीं बोला है स्पेसिफिकली, लेकिन उन्होंने इन जनरल बताया है कि जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन हमारे शरीर को खराब कर सकता है और हमारे माइंड को करप्ट कर सकता है, मन को भी विकारी बना सकता है। तो उनकी वाणी है, बाबा और खाना खुशी खुआर जित खाद्य तन पीड़िए मन में चले विकार, की वो खाना जो तुम खुशी से खा रहे हो, जो तुम्हें अभी लग रहा है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है, वो खाना जो है वो खाने से तुम्हारी बॉडी खराब हो रही है, तुम्हारे अंदर द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है और तुम्हारा मन दूषित हो रहा है, विकारी हो रहा है, मन को खराब कर रहा है ये खाना। और ऐसा खाना ऐसा ही है जैसे वही मैंने आपको पहले बताया, जित खाद्य तन पीड़िए। पीड़िए का मतलब है जैसे गन्ने को निचोड़ दिया जाता है मशीन में डाल के, तो इसी तरह से वो खाना जो तुझे खाने में तो आनंद आ रहा है, लेकिन वो खाना जो बाद में तेरे शरीर को गन्ने की तरह निचोड़ देगा और तेरे मन में विकार पैदा करेगा, वो खाना खाने से परहेज कर, वो खाना छोड़ दे, वो खाना नहीं खाना है। और 36 प्रकार के जो फ्लेवर हैं, जो अमृत हैं, वो ईश्वर की याद से जो सात्विक खाना खाया जाता है उसी में है। तो इसलिए हमें खुद सोचना है कि क्या खाने से हमारा मन विकारी हो रहा है, क्या खाने से हमारे शरीर को तकलीफ हो रही है, ये हमें खुद फैसला करना है। उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा कि तुम खुद फैसला करो, कि खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या खाने से तकलीफ हो रही है, क्या खाने से मन विकारी हो रहा है, क्या खाने से भावनाएं बदल रही हैं, वो खाना नहीं खाना। और भगवत गीता में भी यही श्लोक आता है जो मैंने पत्री सर से समझा, कि अयुक्ति से युक्ति में आना ही नारायण बनना है। तो अयुक्ति से युक्ति में आने के भगवत गीता में 5 सूत्र दिए हैं। यहां भी ये नहीं कहा कि गार्लिक नहीं खाना, लेकिन यहाँ ये कहा कि युक्ति से रहना है, युक्ति से जीना है, जिसे हम आजकल आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग कहते हैं। तो इसमें 5 इसमें सूत्र दिए गए हैं। युक्ताहार, कि आहार युक्त होना चाहिए। तो जैसे सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना है तो यहाँ पर लिखा, इसका मतलब गलत आध्यात्मिक पुस्तकें भी हैं, तो यहाँ पर लिखा है युक्ताहार, इसका मतलब कुछ आहार ऐसा भी है जो अयुक्त है। और वो अयुक्त आहार क्या है? मांसाहार, नॉनवेज खाना, बासी खाना खाना, वो अयुक्त आहार माना गया है।
तो युक्ताहार, अगर आहार युक्त है तो दूसरा पॉइंट तब क्लियर होता है, तब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं युक्ताहार विहारस्य, तब हमारा आचरण सही होगा। अगर आहार युक्त है तो व्यवहार युक्त होगा। फिर तीसरी सीढ़ी आती है युक्त चेष्टस्य, फिर हमारे डिजायर्स जो हैं वो युक्त होंगे। और फिर कर्मसु, हमारे फिर कर्म जो है वो युक्त होंगे। तो फिर क्या होगा, ये एक एक सीढ़ी बताई है उन्होंने। शुरुआत होती है आहार से, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य, फिर हमारे जो सपने हमें आएंगे नींद में भी वो भी युक्त होंगे। और पांचवी चीज बताई है युक्त स्वप्न बोध, युक्ता स्वप्न बोध से, कि फिर हमें आत्मज्ञान भी युक्त होगा। इसका मतलब अयुक्त आत्मज्ञान भी है। अगर यहाँ युक्त की बात कर रहे हैं तो अयुक्त भी है इसका मतलब। तो वो कह रहे हैं अगर आहार युक्त होगा, व्यवहार युक्त होगा, इच्छाएं युक्त होंगी, कर्म युक्त होंगे, अच्छे युक्त सपने आएंगे, तो आपका आत्मज्ञान भी युक्त होगा। और जब ये चीजें युक्त होंगी तो आपके दुखों का नाश हो जाएगा। योगो भवति दुखा, सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तो आप खुद ही सोचो कि हमारे मन की शांति, तन की स्वस्थता, बुद्धि का विकास, आध्यात्मिक उन्नति सब हमारे आहार से जुड़ी है। तो इसीलिए इसमें बहस का मुद्दा नहीं है कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। हमें जो गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है उस पर चलना है और अपने आहार को युक्त रखना है। अगर हम, कुछ लोग हैं जो सिर्फ भोजन से ऊर्जा लेते हैं, तामसिक खाना, मांसाहार को तामसिक खाना कहा गया है, और ये तेज मिर्च मसाले लहसुन इसको राजसिक खाना कहा गया है, और सात्विक फल सब्जियों को सात्विक कहा गया है। तो जितना ज्यादा तामसिक खाना होता है उतनी उसमें प्राण ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे खाने को हम बदलते हैं तो प्राण ऊर्जा शरीर में बढ़ने लग जाती है, और फिर फलाहारी हो जाते हैं, फिर लिक्विड्स पे आ जाते हैं, और फिर ऐसे आज की डेट में 11,000 से ज्यादा लोग हैं दुनिया में जो सिर्फ प्राण ऊर्जा पर रहते हैं। तो ये लाओ त्सु का बहुत प्यारा कोटेशन है, इफ यू वांट टू अवेकन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी देन अवेकन ऑल ऑफ योरसेल्फ। अगर आप मानवता को जगाना चाहते हो, जैसे आजकल बहुत टॉपिक हम देखते हैं ना कि धरती की ऊर्जा को बदलनी है, हम धरती को बदलने आए हैं, हम धरती को स्वर्ग बनाने आए हैं, लेकिन संत तो कुछ और ही कह रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मानवता को जगाना चाहते हो तब स्वयं को जगाओ पहले, अवेकन ऑल ऑफ योर सेल्फ, अपने पूरे एक एक सेल को जगा लो। इफ यू वॉन्ट टू एलिमिनेट द सफरिंग इन द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया से दुख को खत्म करना चाहते हो, देन एलिमिनेट ऑल दैट इज डार्क एंड नेगेटिव इन योर सेल्फ। तो दुनिया की तरफ मत देखो, तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव है और अंधकार है उसे दूर करो। ट्रूली द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव टू गिव दैट ऑफ योर ओन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने कुछ गिफ्ट देना है इस धरती को तो वो सबसे बढ़िया गिफ्ट है आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आप कुछ नहीं बदल सकते हो, धरती की ऊर्जा को नहीं बदल सकते, किसी की ऊर्जा को नहीं बदल सकते, ये सब बड़े बड़े टॉपिक हैं। अगर आप सही मायने में कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को स्व प्रकाशित कर लो, और आपके स्व प्रकाशित होने से जो चीजें बदलनी होंगी वो खुद ही बदल जाएंगी। और ये भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें पत्री सर ने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो तेलुगु में है, सारा ट्रांसलेशन उसका करवा रही हूँ, और जिस दिन वो ट्रांसलेशन हो गया तो मैं एक एक श्लोक आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी आंखें खुल जाएंगी सुन के सर का ज्ञान कि हम कहाँ जा रहे हैं और सर हमें क्या बता रहे हैं। बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं हम। अब यहाँ भी साफ साफ लाओ त्सु इतने बड़े संत हुए हैं चाइना के, उन्होंने बताया है कि अगर आप मानवता को जगाना चाहते हो तो स्वयं को जगाओ। अगर आप दुख दूर करना चाहते हो दुनिया से तो अपने भीतर के अंधकार और नकारात्मकता को खत्म करो। ये महान गिफ्ट आप दे सकते हो जो कि आप स्वयं का रूपांतरण करो। और जो हमारे, जो कहते हैं अपने दिए स्वयं बनो, अगर शॉर्ट में किया जाए तो ये यही बात आ जाती है। तो वो दिया जो प्रकाशित होता है वो कैसे प्रकाशित होता है, जब हमारा ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य करते करते एक एक सेल प्रकाश में हो जाता है, सारा ब्लॉक्ड एनर्जी नेगेटिव जो भी हमारे थॉट सब चेंज हो जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं, हम दया प्रेम करुणा में रहना शुरू करते हैं, तो हमारा स्व प्रकाशित मन हो जाता है, और फिर हमें अध्यात्म के रास्ते पर प्रगति मिलती है। तो उसके लिए हमें वो सब करना है जो हमें
हमारे मेंटर ने करने के लिए कहा गया है। अगर मन मर्जी करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो मैंने इसीलिए पत्री सर ने कहा कि आप शाकाहारी हो तो भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कहाँ खाना है। अगर कोई शाकाहारी भी है और अगर उसको कोई मांसाहारी भोजन बना के देता है तो भी वो एनर्जी उसको सूट नहीं करती है। तो इसीलिए सर कहते थे कि जब भी आप कहीं जाओ तो ग्रुप में जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है उसे खाना बनाना चाहिए, और ताकि उसकी एनर्जी का दूसरों को भी लाभ मिले। इसीलिए सर जहां भी जाते थे वो किचन में जाके खाना बनाते थे कि मेरी एनर्जी का सबको इसी तरह से फायदा हो। वो खुद परोसते थे, सबको खुद खिलाते थे बना के, ताकि सबको उनकी ऊर्जा का फायदा हो। तो हमें आवश्यकता अनुसार खाना है। और ये आयुर्वेद भी कहा जाता है, आयुर्वेद में भी, कि आप पूरा पेट को भर के मत खाओ, थोड़ा सा खाली जगह रखो। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ लेकिन एकदम से भर के मत खाओ। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो डॉक्टर ये कहना शुरू कर देते हैं कि अपने मील को डिवाइड करो। जहां आप 3 मील ले रहे थे आप 6 मील लेने शुरू करो, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एज के हिसाब से वीक हो गया है। आप एक ही बार में हैवी चीजें आप नहीं पचा सकते हो। जब डॉक्टर कहता है तो मान लेते हैं, और जब कोई गुरु कहता है तो हम बहस करते हैं। तो ये तो हमारी कहानी है। लेकिन फिर भी मुझे जितने, जो मैंने जाना सर से और जो साइंटिफिक रिसर्च से जाना, और वो मैंने आपके साथ साझा किया। सो इसीलिए सर ने ये प्रिंसिपल दिया कि मांसाहार, अंडा और मछली का सेवन ना करें। और आप शाकाहारी हैं तो आवश्यकता अनुसार खाएं, सारा दिन खाते ना रहें। और शाकाहारी हैं तो ये 5 चीजें आप अवॉइड करें। आपको गार्लिक नहीं खाना है, माइक्रोवेव यूज नहीं करना है, मशरूम्स नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है। ये 4 चीजें अगर आप शाकाहारी हो तो भी आपको अवॉइड करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक बार खाने से क्या होता है, थोड़ा सा खाने से क्या होता है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा क्या होता है। तो इसलिए खुद पर एक्सपेरिमेंट करें। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो मुझे समझ आया मैंने आपको बताया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।